मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त महाभारत का हो चुका है। आज मैं आपको बताऊंगी इजराइल ईरान की महायुद्ध की शुरुआत आखिर कैसे हुई। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को खामनेई के खिलाफ आवाज उठाने को क्यों कहा, और साथ ही यह भी कि इजराइल की दुश्मनी ईरानी लोगों से नहीं है बल्कि उस दमनकारी शासक से है जिसकी तानाशाही का अब अंत होना चाहिए, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है। नेतन्याहू ने आज कैबिनेट बैठक में ईरान के खिलाफ फिर से ठोस रणनीति बनाई और कहा खामनेई के हर एक ठिकाने तक इजराइल की पहुंच है। क्या मोसाद का मिशन खामनेई कामयाब होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या खामनेई इजराइल के सामने घुटने टेकेगा या जिंदगी से ही हाथ धो बैठेगा, पूरी खबर आपको बताऊंगी। लेकिन दर्शकों, सवाल बड़ा ये भी है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू तो नहीं होने वाला। जी हां, वर्ल्ड वॉर 3 की लगातार सुगबुगाहट देखने को मिल रही है क्या? क्योंकि इजराइल और ईरान की जंग का आज तीसरा दिन है। दोनों ही तरफ से भयंकर तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इजराइल साफ शब्दों में कह चुका है बिकॉज ऑफ आवर सर्वाइवल ये महायुद्ध जरूरी है। इसीलिए इजराइल ने चुन चुनकर ईरान पर हमला किया ताकि उसकी महाशक्ति को खत्म किया जा सके। फिर चाहे परमाणु ठिकाने हो, वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतारना हो, वो संख्या 9 हो चुकी है, या फिर सैन्य स्थलों को टारगेट करके हमला करना हो। अब इस युद्ध से मिडिल ईस्ट में क्या असर होगा और महायुद्ध ही किस दिशा में जा रहा है, पूरी खबर विस्तार से बताऊंगी दर्शकों। लेकिन पहले देखिए कैसे फिर से हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर आती है। और अगर चारधाम यात्रा की शुरुआत की बात करें तो तब से अब तक लेकर 5 बार हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। हर घर में मायूसी ला दी इस खबर ने। दरअसल उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में फिर मौत की उड़ान ने लोगों को सकते में डाल दिया है। अब लोग सोच रहे हैं कि हम यात्रा पर जाएं या ना जाएं, हेलीकॉप्टर की बुकिंग करें या ना करें। आज दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आज ही सुबह अगर 5:17 की मैं बात करूं तो आर्यन एविएशन के हेलीकॉप्टर ने पायलट समेत 60 लोगों के साथ केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी के लिए उड़ान भरी थी। तभी मौसम इतना खराब था कि केदार घाटी में जबरदस्त धुंध थी। पायलट को कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, विजिबिलिटी एकदम जीरो थी। इमरजेंसी लैंडिंग के लिए भी पायलट का संपर्क टूट गया था और इसके बाद गौरीकुंड के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। सभी 7 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। शोक संवेदनाओं का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? पिछले 30 दिनों में 3 बार ये क्रैश हुआ है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अहमदाबाद विमान हादसे की जांच लगातार चल रही है। विमान का ब्लैक बॉक्स भी जांच के लिए विदेशी एजेंसियों के पास जा चुका है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और 40 से ज्यादा शवों का डीएनए मिलान प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डीएनए रिपोर्ट्स के जरिए शव को लौटाया जा रहा है, लेकिन परिवार को जवाब भी चाहिए। सवाल ये नहीं कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है क्या इससे कुछ सबक सीखा जाएगा, कुछ सबक लिया जाएगा। ये सब कुछ खबरें मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। लेकिन दर्शकों, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दूं, ये पुणे से है। पुणे के इंद्राणी नदी पर पुल का आधा हिस्सा डूब गया है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि। हादसे के समय करीब 100 लोग पुल पर मौजूद थे। 20 से 25 लोगों की नदी में डूबने की खबर। पुणे की मावल तालुका के ताले गांव में यह भयंकर हादसा हुआ है। रविवार होने के कारण आपको बता दूं पर्यटकों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। 5 से 6 लोगों को जिंदा बचाया गया है। रेस्क्यू की टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहां पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है। लेकिन पानी का बहाव देखिए आप, कितना भयंकर ये बहाव था। इंद्राणी नदी पर ये पुल बना हुआ था जो कि पिछले 3 महीने से बंद था। देखिए पुलिस कर्मियों की मौजूदगी भी आपको यहां पर दिख रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पुणे जिले के मावल तहसील के तालेगांव दभाड़े से लगे कुंडमाला क्षेत्र में एक पुराना लोहे का पुल आज ढह गया। तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, जहां पर एनडीआरएफ की टीम यहां पर खड़ी हुई है, वहीं पर वो पुल का हिस्सा ढह गया है। अब पूरा रेस्क्यू का काम चल रहा है। पुलिस के कर्मियों की मौजूदगी दिख रही है। पानी के तेज बहाव की वजह से पुल ढह गया। ये जो पुल है ये कई महीनों से वाहनों के लिए बंद था।
फिर क्यों यहाँ पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई? मगर ये भी कहा जा रहा है कि फिर भी ये पुल खुला हुआ था, जिस पर कई पर्यटक और स्थानीय लोग भारी बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, यानी कि अपना संडे मनाने आए थे। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, मौसम भी सुहाना है, तो इसीलिए लगातार लोग यहाँ पर जा रहे थे। दूसरी तस्वीर को जरा गौर से देखिए, ये गौर से देखिए कैसे यहाँ पर देखिए पानी बहता चला गया। लोग इकट्ठा होकर वहां पर देख रहे थे कि आखिर ये क्या कुछ हो गया। ये उस वक्त का है जब रेस्क्यू के लिए कोई भी टीम नहीं पहुंची थी और लगातार लोग हेल्प हेल्प मदद मदद की गुहार लगा रहे थे। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि पुणे में ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद मावल तहसील में भूशी डैम और लोनावाला जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल पिछले सप्ताह बंद कर दिए गए थे और इन स्थानों को 31 अगस्त तक बंद रखने का आदेश दिया गया था। आप सोचिए उससे पहले यहां पर लोग कैसे पहुंचे, यहां पर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे, किसी ने भी आगे जाने से क्यों नहीं रोका, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। नतीजतन आसपास के पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ती ही चली गई, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना संडे मनाने के लिए यहां पर आए और भेड़ चाल में सबके सब चल दिए। इन 3 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इंद्राणी नदी पर पुल बह गया, 20 से 25 लोग डूबे हैं, 5 से 6 लोग बचाए गए हैं, बाकी लोग कहां हैं, ये बड़ा सवाल है। संदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, ये बताइए कि किस तरीके से क्या कुछ रेस्क्यू का काम चल रहा है, कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों को बचाया जा चुका है? क्योंकि 20 से 25 लोग अगर बह चुके हैं, 5 से 6 लोगों को बाहर निकाला गया, तो बाकी कहां है? जी, निश्चित रूप से राहत और बचाव का कार्य जो है एनडीआरएफ की टीम, उसके साथ साथ पिंपरी चिंचवड़ पुलिस, उसके साथ साथ जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम है वहाँ पर वो लोग लगातार कर रहे हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। निश्चित रूप से सवाल काफ़ी गंभीर खड़े होते हैं। बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग जो है उस पुल पर थे जब ये घटना घटी। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि 100 साल पुराना ये ब्रिज है, जब उसके बावजूद लोग न केवल जो है खुद गए बल्कि अपने साथ साथ 2 व्हीलर वाहनों को भी उस पुल पर जो है वो लेकर के आ जा रहे थे। जब 3 महीने से ये पुल बंद था, यहाँ पर आवाजाही रुकी हुई थी, क्या वहां पर कोई गार्ड मौजूद नहीं था, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था? अगले 31 अगस्त तक बंद ही रहना था, फिर कैसे कोई अपना 2 व्हीलर लेकर इस पुल के ऊपर चढ़ गया? देखिए, जानकारी जो मिल रही है कि एक नोटिस जो है वो ज़रूर लगाया गया था उस पुल के पास। ये 100 साल पुराना ये ब्रिज है और चूंकि डिलैपिलेटेड कंडीशन में था, जर्जर अवस्था में था, तो वहाँ पर जो है इस ब्रिज का जो है वो मरम्मत करने की ज़रूरत थी, जिसके लिए वहाँ की स्थानीय कॉरपोरेशन ने एक नोटिस बोर्ड ज़रूर लगाया था। बावजूद इसके जो है वो लोग उस पर आवाजाही करते थे। न केवल ये, एक जो गंभीर प्रश्न खड़ा हो रहा है कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड वहां नहीं था। निश्चित रूप से अगर सिक्योरिटी गार्ड वहां होता, लोगों को रोकता टोकता, तो ये घटना जो है वो नहीं होती। लेकिन बावजूद इसके जो है कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं वहां रखा गया और जो लोग हैं उन्होंने नोटिस को जो चस्पा किया गया था, गंभीरता से लोगों ने नहीं लिया। लेकिन संदीप, और क्या जानकारी है, क्या इससे पहले भी हर बार अपना संडे मनाने के लिए लोग आते थे, या आज ही सोचा कि मौसम अच्छा हो रहा है तो चलिए अपना रविवार मनाते, छुट्टी का दिन? नहीं, ये सबसे बिजी पुल है। मतलब आपको अगर बता दें कि अगर संडे का दिन है और बारिश का मौसम है, तो ये एक ऐसा ब्रिज है जहां पर टूरिस्ट जो हैं, जो पर्यटक हैं, वो लगातार पहुंचते हैं वहां के मौसम का आनंद लेने के लिए। लेकिन आज का जो संडे था वो काफ़ी दुर्घटनाग्रस्त संडे रहा और निश्चित रूप से इसमें 2 लोगों की जान जाने की खबर है। और अमूमन लोग जो है वो यहाँ पर इंद्रायणी नदी के इसी ब्रिज पर आते हैं, वहाँ के मौसम का आनंद लेते हैं। न केवल खुद आते हैं बल्कि अपने पूरे परिवार को लेकर के आते हैं। तो निश्चित रूप से आज का दिन जो है वो काफ़ी भयावह रहा और जिसमें 2 लोगों के मरने की खबर आ रही है। इसके साथ साथ 25 से 30 लोग जो है वो बहने की खबर आ रही है। 6 से ज़्यादा घायल लोग जो हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, उनका इलाज चालू है, लेकिन उनकी भी हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। और दृश्य जो है, जो दृश्य सामने आ रहे हैं जिसमें लोग बहते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो काफ़ी डराने वाले दृश्य हैं, काफ़ी सेंसिटिव दृश्य है, जो अगर आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हो तो कहीं ना कहीं लापरवाही दोनों ही तरफ से जो है वो देखने को मिली। जी संदीप, मुझे बताइए, जो स्थानीय तरफ से देखने को, मैं आपके पास लौटूंगी, स्थानीय विधायक का जो कहना है उस पर आपसे सवाल लूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है पुणे हादसे पर। सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान
हादसे में 32 लोग घायल, 6 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सीएम ने कहा है कि कुछ लोगों के बहने की भी खबर है। पुणे के अफसरों के संपर्क में लगातार हूं, युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि युद्ध स्तर पर ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी पर मैं जानकारी संदीप आपसे चाहूंगी। ये भी कहना है देवेंद्र फडणवीस का कि हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं स्थानीय विधायक सुनील शेलके का कहना है 5 लोगों की मौत की खबर है। पहले तो आप मुझे क्लैरिफाई करिए, कितने लोगों की जिंदगी खत्म हुई है, कितने बह गए, और युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू का काम चल रहा है, कौन कौन सी टीम पहुंची है? देखिए, अभी जो ताज़ा जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें विधायक का स्टेटमेंट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 लोगों की जो है उसमें जान चली गई है। इसके पहले पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नर विनय कुमार चौबे का बयान आया था, जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि 2 लोगों की मृत्यु है। तो कहीं ना कहीं जो 6-7 लोग जिन्हें बाहर निकाला गया था, उनमें से 5 लोगों की मृत्यु जो है वो विधायक ने जो है वो कन्फर्म कर दी है। वहाँ के स्थानीय विधायक ने युद्ध स्तर पर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट तो ज़रूर दिया है कि युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है। तो एनडीआरएफ की टीम है, पिंपरी चिंचवड पुलिस की टीम है, उसके साथ साथ जो लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो वहाँ पर मौजूद हैं और जो लगातार सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। इसके साथ साथ एक जानकारी अभी प्राप्त हो रही थी थोड़ी देर पहले कि वहाँ पर ब्रिज के नीचे अभी भी लोगों के फंसे होने की आशंका है। 4 से 5 लोगों की फंसे होने की आशंका है, जिन्हें हाइड्रा मशीन और क्रेन से निकाला जा रहा है। अगर आप दृश्य में देखेंगे कि बड़े बड़े मशीनों को जो है वहाँ पर लगाया गया है और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो लगातार जारी है। जो स्टेट एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ की टीम है या लोकल प्रशासन है, वहाँ पर लगातार मौजूद है। इसके साथ साथ वहाँ पर भारी संख्या में एम्बुलेंस भी जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, ताकि जैसे ही किसी को रेस्क्यू किया जाता है उनकी प्रायोरिटी रहेगी कि इन लोगों की जो है वो जान बचाई जाए और तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। तो कार्डियक एम्बुलेंस जो है वहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को तत्काल रूप से जो है वो अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार की यह घटना है, जितना भयावह यह दृश्य है, संभावित है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कैजुअलिटी हो सकते हैं। 25 से 30 का आंकड़ा सरकार आप बता रहे हैं कि 20 से 25 लोग घायल हुए हैं, कई लोग बह गए हैं। 5 लोगों की मौत की पुष्टि स्थानीय विधायक सुनील शेलके ने की है, लेकिन कार्डियक एम्बुलेंस वहां मौजूद है और साथ ही हाइड्रा मशीन और क्रेन के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन मैं दर्शकों को संदीप अब जरा सुनवा देती हूं कि वहां पर चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है, जिन्होंने अपनी आंखों देखा, उन्हीं की जुबानी में सुनवाती हूं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, उस दृश्य को कैसे बयां कर रहे हैं। पुणे बावल तहसील में कुंडमाला में इंद्रानी रिवर पे एक पुराना ब्रिज था, साको ब्रिज। वो आज दोपहर 4 बजे के दरमियान पर्यटक यहाँ पे लगभग 4 पर्यटक घूमने आए थे। उसमें से 100-125 पर्यटक एक ही जगह पे ब्रिज पे खड़े थे, तो ब्रिज अचानक से कोलैप्स होके उसमें लगभग 20-25 लोग बह के गए हैं। उसमें से कुछ लोग हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ने बाहर निकाले और 4-5 लोग अभी भी ब्रिज के अंदर फंसे हैं। ब्रिज का जो भाग पानी में गिरा है उसमें प्लेस है वाटरफॉल के बाजू में। ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था, वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। और अब तक की जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तहत 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है और 6 से 7 लोग जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। और बड़ी खबर, गोदावरी नदी में डूबे एक ही परिवार के 5 युवक। पुलिस ने 4 युवकों को बचाया है, एक की मौत हुई है नदी में नहाते वक्त। ये बड़ा हादसा हुआ है तेलंगाना के निर्मल जिले में, ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। निर्मल जिले के बसारा में एक ही परिवार के 5 युवक गोदावरी नदी में नहाते समय डूब गए। एक मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। पुलिस ने 4 लोगों को बचा लिया और उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती भी कराया है, जबकि 5वां युवक नहीं बच पाया, उसकी मौत की जानकारी मिल रही है। अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। ये बड़ी खबर, गोदावरी नदी में डूबे एक ही परिवार के 5 युवक, लेकिन एक की जिंदगी बच नहीं पाई। 4 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो चलिए अब आपको अगली खबर बताते हैं, वो खबर जो पूरे विश्व भर में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। सवाल बड़ा है, क्या मोसाद का मिशन खामनेई है?
क्योंकि इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि खामनेई जहां पर भी छिपा है, उसके जो भी अड्डे हैं, इजराइल की पहुंच वहां तक है। जरा इन ग्राफिक्स को जरा गौर से देखिए। खामनेई को मारने का प्लान पूरी तरह से तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये बड़ा बयान दिया। नेतन्याहू ने खामनेई की हत्या की हरी झंडी भी दे दी है, क्योंकि दुश्मनी ईरान के लोगों से नहीं है इजराइल की, बल्कि तानाशाह शासक के साथ है। सुरक्षा संबंधी बैठक में नेतन्याहू ने मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दे दी है। खामनेई की कभी भी हत्या हो सकती है, इसके संकेत इजराइल की तरफ से मिल गए हैं। खामनेई हमारी पहुंच से बाहर नहीं है, यह इजराइल ने बहुत बड़ा संकेत दिया है। हत्या के बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन का मकसद है, इसको माना जा रहा है। खामनेई के ना होने से ईरान में एक बड़ा बदलाव होगा, एक बड़ी तब्दीली होगी। ईरान में अराजकता फैलाना मुमकिन माना जा रहा है। आपको मैं बता दूं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी रोक की जानकारी मिली है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर यह अपील की थी ईरान के लोगों से कि आप खामनेई के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि ये वो दमनकारी शासक है जिसने 46 साल 50 साल तक लोगों को लगातार सताया है, परेशान किया है। अब वक्त आ चुका है इससे आजादी का। एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। खामनेई को खत्म करके ही मानेगा इजराइल। नेतन्याहू ने सेट कर लिया टारगेट। मोसाद का मिशन खामनेई। खामनेई के घर के पास गिरी मिसाइल। खामनेई के घर के पास गिरा ड्रोन। खतरे में ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई की जान। इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद का मिशन खामनेई। अब तक 2 बार इजराइल इस मिशन पर निशाना बना चुका है, लेकिन इजराइल को कामयाबी हासिल नहीं हुई। इजराइल के निशाने पर सिर्फ खामनेई नहीं, बल्कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी हैं। पिछले 36 घंटे में पेजेश्कियन के घर के पास ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। इजराइल अब सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर नहीं, बल्कि उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को भी मारने के मूड में दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक खामनेई का खात्मा अब इजराइल के युद्ध एजेंडे में शामिल हो चुका है। इजराइल साफ साफ कह चुका है कि उसका पहला निशाना ईरान है। इससे साफ है कि ईरान इजराइल के युद्ध में अभी कई परतें बाकी हैं, जिसे अभी दुनिया को देखना बाकी है, और इसके लिए मोसाद ने भी कमर कस ली है। वैसे भी मोसाद के इशारे पर ही ईरानी कमांडर एक जगह जमा हुए थे। मोसाद ने ईरान में बड़ा नेटवर्क बना लिया है। यही वजह है कि इजराइल महीनों पहले ईरान में ड्रोन बेस तैयार कर चुका था। बताया जाता है कि मोसाद के कई अफसर ईरानी सेना में भी शामिल हैं। यही वजह है कि इजराइल के हौसले बुलंद हैं और ईरान को बार बार धमकी दे रहा है। ईरान ने और मिसाइलें दागी तो अंजाम एकदम भयावह होगा, लेकिन इजराइल के हमले से ईरान विचलित नहीं है और ईरान बार बार इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान ने हाइफा शहर पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अगर इजराइल ने दोबारा अटैक किया तो उसे बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। अगर इन सब के बीच इजराइल खामनेई जैसे शीर्ष नेता को निशाना बनाता है तो यह संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता पैदा कर सकता है। परमाणु ठिकानों से आगे बढ़कर राजनीतिक नेतृत्व पर हमला करने का मतलब है कि यह अब सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं, बल्कि सत्ता बदलाव की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, ईरान के हमलों के बाद इजराइल का पलटवार। मिसाइल लॉन्च सेंटरों को आईडीएफ ने तबाह किया। इजरायली लड़ाकू विमानों ईरान पर हमला किया है, बड़ी जानकारी मिल रही है। आप देखिए, ताबड़तोड़ दोनों ही देशों की तरफ से वार पलटवार किया जा रहा है। ईरान के हमलों के बाद इजराइल ने फिर पलटवार किया है। मिसाइल लॉन्च सेंटरों को आईडीएफ ने तबाह कर दिया है, जहां से मिसाइल्स लगातार लॉन्च की जा रही थी। ये उसी की सैटेलाइट इमेजेस आप देख रहे हैं, इनको जरा गौर से देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। ईरान पर इजराइल का हवाई हमला होता है, जहां से लगातार
मिसाइलों को लॉन्च कर रहा था, उन सेंटरों को ही इजराइल ने तबाह कर दिया है और ऐसे ही 18 प्रांत पर हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, जिसका दावा ईरान ने किया है। तो एक जबरदस्त तबाही की तस्वीर ईरान में देखने को मिल रही है, लेकिन ईरान किसी भी तरीके से अभी झुकता हुआ इजराइल के सामने नहीं दिख रहा है। लेकिन इजराइल का कहना है कि हम ईरान को झुकाकर ही रहेंगे, जब तक कि वो घुटने नहीं टेकेगा तब तक लगातार ऐसे ही अटैक होता रहेगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस मैं आपको लगातार दिखा रही हूं, सैटेलाइट इमेजेस जिनमें आप देख सकते हैं कि वो सेंटर है जहां से ईरान मिसाइल लॉन्च कर रहा था, यानी कि प्री प्लान तरीके से इजराइल ने उन सभी सेंटरों को चिन्हित कर लिया था जहां जहां पर अटैक कर रहा है, जो एक ताकत मानी जाती है ईरान की, और उन्हीं जगहों को चिन्हित करते हुए एकदम नेस्तनाबूद कर दिया है। यानी कि ईरान की जो शक्ति कैसे कम करनी है, कैसे उसे धूमिल करना है, इसकी पूरी स्ट्रैटेजी इजराइल के पास थी। मैं तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हूं, देखिए इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए भी समझाऊंगी आपको कि मौजूदा स्थिति क्या है, कौन सा देश किसके साथ है। इजराइल और ईरान के बीच की अगर मैं बात करूं तो ये एक युद्ध जो है महायुद्ध में तब्दील हो चुका है। अब ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि कैसे अंकुश लगेगा, क्या इसके बाद वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ग्राफिक्स को जरा गौर से देखिए, ईरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला हुआ है। ईरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला, खामनेई की शीर्ष सलाहकार की मौत हुई है। आपको जानकारी दे दूं, इजराइल ने एकदम टॉप लीडरशिप खत्म कर दी है, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इजरायली हमले में मारे गए हैं शमखानी, जो कि एक मजबूत पिलर था, ईरान का राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख रहे हैं शमखानी। अब तक ईरान के 138 नागरिकों की मौत की जानकारी मिल रही है, जो कि इजराइल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 20 कमांडर्स मारे गए हैं, पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। 350 से ज्यादा ईरानी नागरिक भी घायल बताए जा रहे हैं। यह आंकड़ा भी धीरे धीरे और बढ़ेगा। तेहरान में 3 तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा 2 नेचुरल गैस रिफाइनरी पर भी मिसाइल अटैक किया गया है। वहीं अगर देखिए ईरान के पलटवार की मैं बात करूं तो ईरान के पलटवार से इजराइल में भी भारी तबाही हुई है, क्योंकि रिहायशी इलाकों को ईरान ने टारगेट किया है। ईरानी अटैक में तेल अवीव को भारी नुकसान हुआ है, बड़ी बड़ी इमारतें कैसे ध्वस्त हुई है वो तस्वीरें लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया है और उस मिसाइल को इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाया इजराइल, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाइफा पर दागी 40 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें, जिससे भारी तबाही की तस्वीरें देखने को मिली। अब तक 10 इजरायली नागरिकों की जान गई है, जो कि ईरान के मुकाबले तो आंकड़ा बहुत कम है, लेकिन 250 से ज्यादा इजरायली नागरिक घायल भी हुए हैं। इस युद्ध का सीधे तौर पर बस एक ही संदेश है, खून का बदला खून से लिया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य पूर्व के मुहाने पर जंग दस्तक दे चुकी है। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे को तबाह करने की जिद पर अड़ गए हैं। एक तरफ ईरान है, जिसे रूस, चीन और पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से समर्थन हासिल है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल है, जिसके पीछे सुपर पावर अमेरिका समेत दुनिया के पश्चिमी देश खड़े हो गए हैं, जो इस संघर्ष को अब विश्व युद्ध में बदलने का खतरा बढ़ा रहा है। इजराइल हमलावर है, उसके निशाने पर ईरान के एटॉमिक ठिकाने और हथियार डिपो हैं। वो एक एक करके ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रहा है। इसी कड़ी में आईडीएफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है, जो दरअसल ईरानी सेना का वो वीडियो है जिसे कुछ महीनों पहले ईरानी सेना की तरफ से सोशल मीडिया पर शेखी बघारने के लिए पोस्ट किया गया था। उस वीडियो के जरिए ईरानी सेना के चीफ मोहम्मद हुसैन बाघेरी और आईआरजीसी के वायुसेना कमांडर अली हाजीजादेह ने दुनिया के सामने अपनी ताकत की नुमाइश की थी। ईरानी सेना ने दुनिया को अपने विशाल हथियार भंडार की झलक दिखाई थी, जिसे आईडीएफ ने दोबारा पोस्ट करते हुए लिखा है, आईडीएफ के निशाने पर आया ठिकाना, ईरानी सेना का चीफ ऑफ स्टाफ मार गिराए गए, कमांडर आईआरजीसी एयरफोर्स मार गिराए गए।
इजराइल ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कहा है कि ईरान को जिस पर नाज था हमने उसे ही खत्म कर दिया। हालांकि इजराइल के जिस हमले में ईरान आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ बाघेरी और IRGC के कमांडर हाजी जदेह मारे गए, उस हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पर 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसमें इजराइल को खासा नुकसान भी हुआ है। लेकिन इजराइल पर ईरानी हमले का कोई खासा फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है, क्योंकि ईरान के पलटवार का जवाब देते हुए अब इजराइल ने दावा किया है कि उसने तेहरान में मौजूद ईरानी रक्षा मंत्रालय समेत तेहरान और बुशहर के कई ऑयल डिपो और रिफाइनरी को मिसाइल अटैक से तबाह कर दिया है। आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो संघर्ष में ईरान को ज्यादा नुकसान की खबर है। इजरायली हमले में ईरान के कई सैन्य कमांडर ढेर, नतांज की अंडरग्राउंड परमाणु लेबोरेटरी भी तबाह। इजरायली हमलों में ईरान के 6 शहरों में भारी तबाही। इजरायली हमले में 215 लोगों की मौत, 648 घायल। जबकि ईरान के जवाबी हमलों की बात करें तो ईरान के मिसाइल अटैक में इजराइल में मरने वालों की संख्या 8 है और करीब 200 लोग घायल हैं, जो ईरान को हुए नुकसान की तुलना में कम है। हालांकि इजराइल के हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी कोई ठोस खबर अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन इतना तय है कि हमले में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, जिसके चलते ईरान के परमाणु बम कार्यक्रम को झटका लग सकता है। बहरहाल ईरान तिलमिलाया हुआ है और इजराइल भी अपने रुख पर कायम है। ऐसे में आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए जंगी मैदान बन जाए तो हैरत की बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ईरान के स्ट्राइक में इजराइल में भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के बेटियाम शहर में भारी तबाही की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। ईरान के स्ट्राइक में इजराइल में भारी नुकसान की जानकारी मिल रही है। भयंकर तबाही की खौफनाक तस्वीरें ये आपके सामने है। इजराइल के बेटियाम शहर में भारी तबाही, यानी कि ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार इजराइल ने कहा कि शांत हो जाओ, रुक जाओ, नहीं तो राख में तब्दील कर देंगे। और वहीं ईरान भी अपनी ताकत का बार बार परिचय दे रहा है। कभी आसमान में स्ट्राइक करते हैं और ये बताते हैं कि हम शक्तिशाली हैं, तो कभी जमीन पर ये चलता है और कभी वॉर, एनर्जी वॉर में ही तब्दील हो जाता है पूरा युद्ध, क्योंकि एक दूसरे की जो एनर्जी वाले जो स्थल हैं वहां पर भी वॉर किया गया। लेकिन जरा ग्राफिक्स को गौर से देखिए। ईरान को आखिरी वार्निंग दी गई है अमेरिका की तरफ से और कहा है कि हमें मत धमकाओ, खुद ही सावधान हो जाओ। तो ईरान कहता है कि इजराइल और अमेरिका बर्बादी के लिए तैयार रहे। इराक में यूएस आर्मी बेस पर ड्रोन हमला होता है, ये बड़ी जानकारी। एन अल असद एयरबेस पर ये ड्रोन हमले की जानकारी मिलती है। यूएस ने दागे गए 3 ड्रोन्स को मार गिराया। हमला किसने किया अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है। ईरान ने यूएस बेस पर हमले की धमकी दी थी, लेकिन ईरान ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। कहीं ईरान डर तो नहीं गया। लेकिन अमेरिका फोर्स हमले का पता लगाने में लगातार जुटी हुई है। अमेरिका ने कहा है कि हमलावर जो भी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, उसे छोड़ेंगे नहीं, पता लगाएंगे। लेकिन अब इस मामले पर दुनिया की निगाहें भी टिकी हुई हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल का सपोर्ट कर रहा है और ईरान को अपने कायदे में और अपने दायरे में रहने के लिए कह रहा है। एक रिपोर्ट को दिखाते हैं। شمال بغل کوهسار ईरान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला। पहले न्यूक्लियर सेंटर, अब गैस प्लांट पर ड्रोन अटैक। इजराइल और ईरान के बीच टकराव लगातार जारी है। पिछले 3 दिनों में ईरान में 138 लोग मारे गए हैं। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर फाइटर प्लेन से हमले किए। इजरायली सेना ने रविवार को बताया कि उसने तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने यह भी बताया कि उसने तेहरान के आसपास ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े कथित ठिकानों को निशाना बनाया।
पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच तेज होते टकराव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर चेतावनी दी है। हालांकि अमेरिका ने इस पूरे संघर्ष से खुद को अलग बताया है, लेकिन ट्रंप का बयान साफ संकेत देता है कि वॉशिंगटन पूरी तरह से इजराइल के समर्थन में खड़ा है। ट्रंप ने ईरान के लिए इसे दूसरा मौका बताया है, एक ऐसा अवसर जिसमें अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाए तो और तबाही से बचा जा सकता है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान के पास अभी भी मौका है कि वे समझदारी से कदम उठाए और परमाणु समझौते पर लौट आए। उन्होंने कहा अगर ईरान को लगता है कि अभी जो भी हो रहा है बुरा है तो उन्हें पता होना चाहिए कि इससे भी कहीं ज्यादा बुरा इंतजार कर रहा है। इन सब के बीच ट्रंप ने यह भी साफ शब्दों में कह दिया है कि ईरान को पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान पर हुए हमले में अमेरिका का हाथ नहीं, अगर ईरान हमला करेगा तो मिट्टी में मिला देंगे। अमेरिकी सेना पूरी ताकत से ईरान पर हमला करेगी। बेहतर होगा कि ईरान डील करे, युद्ध रोके। इन सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि अगर इजरायली हमले जारी रहे तो वह अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता में शामिल नहीं होंगे। अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान कूटनीति का पक्षधर है, लेकिन वह दबाव में तर्कहीन मांगों को स्वीकार नहीं करेगा। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान आतंकियों को परमाणु हथियार दे सकता है, इसीलिए नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि उनका देश तब तक हमले करता रहेगा जब तक कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट नहीं कर दिया जाता। इससे साफ है कि आने वाले दिन और भी तनावपूर्ण और अस्थिर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप के बयान पर बोले ईरान के विदेश मंत्री, इजराइल के हमले में यूएस के समर्थन की पुख्ता सबूत है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हुए हमले में अमेरिका का साथ नहीं है, अमेरिका का हाथ नहीं है, लेकिन वही ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनके पास पुख्ता सबूत है कि इजराइल की तरफ से जो हमला हुआ है उसमें अमेरिका ने अपना पूरा समर्थन दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब मैं आपको ये बताती हूं कि इस महायुद्ध में वर्ल्ड पावर की जो एंट्री हो चुकी है, अलग अलग देशों का क्या कुछ विजन है, क्या कुछ कहा जा रहा है। ब्रिटेन ये कह रहा है कि इजराइल ईरान युद्ध में ब्रिटेन की जब एंट्री हुई है तो अब क्या कुछ ब्रिटेन कह रहा है वो समझिए। यहां पर देखिए, ब्रिटेन ने फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में भेजे हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। इजराइल की मदद के लिए फाइटर जेट भेजे गए हैं, यानी कि ब्रिटेन पूरी तरह से इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। इजराइल की हर संभव मदद करेंगे। ब्रिटिश की प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कह दिया है। अमेरिका की अगर बात करें, सुपर पावर देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी, बाकायदा चेतावनी दी गई है और ईरान की हार तय है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है। हमें नुकसान पहुंचाया तो हमला करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमारे सैनिक लड़ते हैं और जीतते भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। रूस की अगर मैं बात करूं तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप की बातचीत हुई है। पुतिन और ट्रंप में 50 मिनट तक लंबी बातचीत हुई है इस महायुद्ध को लेकर। पुतिन ने इजराइल को युद्ध रोकने को कहा है कि ये जो युद्ध है वो रुकना चाहिए। पुतिन ने ईरान पर हमले की निंदा भी की है। और वहीं आपको एक और बड़ी जानकारी दे दूं, बड़ी जानकारी आ रही है कि मिडिल ईस्ट में लाल और भूमध्य सागर में यूएस नेवी अलर्ट पर है। किसी भी तरह के हालात से निपटने की तैयारी मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूद है। मिलिट्री बेस भी सतर्क है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, लाल और भूमध्य सागर में यूएस नेवी अलर्ट मोड पर है और ऐसे में लगातार यूएस खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। अपनी यूएस नेवी अलर्ट मोड पर कर दी है, किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है और चेतावनी भी ईरान को दी है कि अगर जरा सी भी आंख तरेड़ी या फिर अपनी सीमा को लांघा तो फिर हमारी सेना युद्ध भी करेगी और जीतेगी भी, मुंह तोड़ जवाब भी देगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, साइप्रस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। साइप्रस के राष्ट्रपति ने किया पीएम मोदी का स्वागत। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रही हूं। पीएम मोदी साइप्रस पहुंचे हैं।
जहां पर एक साइप्रस से बड़ा सरप्राइज भी मिलेगा, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। दमदार तरीके से, शानदार तरीके से एक बड़ा स्वागत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम मोदी रविवार यानी कि आज से 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सबसे पहले साइप्रस से अपने दौरे की शुरुआत की, वहीं पीएम उसके बाद कनाडा और आखिर में क्रोएशिया भी जाएंगे। लेकिन स्वागत की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और अब मैं आपको खबर बताती हूं, अहमदाबाद प्लेन हादसे से जुड़ी हुई हादसा जिसने सैकड़ों परिवारों की जिंदगियां बदल दी। अहमदाबाद विमान दुर्घटना को 70 घंटे हो चुके हैं, लेकिन ना जांच पूरी हुई है, ना जवाबदेही तय हुई है। डीएनए मिलान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। हम आपको दिखाएंगे कैसे रेस्क्यू टीमों की सांसें मलबे में फंसी उम्मीदों को ढूंढ रही हैं। शुरुआत उसी जगह से जहां आज भी हादसे के सबूत मौजूद हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अहमदाबाद विमान हादसा, जांच बाकी है, डीएनए का मिलान जारी है और सबसे जरूरी हर परिवार को सच जानने का हक अभी बाकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। हर तरफ धुआं नहीं, अब सन्नाटा है, लेकिन मशीनें अब भी उम्मीदें खोज रही हैं। बिल्डिंग के अंदर एएआईबी की टीम मौजूद है जो सबूतों की तलाश कर रही है। हर जली हुई सीट, मलबों के बीच सबूत तलाशे जा रहे हैं। एटीएस और एनएसजी की जांच जारी है तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी है। टीमें अंदर मौजूद हैं जो एविडेंस तलाश रही हैं। अभी भीतर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है जो कि रेस्क्यू कर रही है। अभी भी शवों की या लोगों की तलाश की जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर अभी भी एआईबी की टीम अंदर मौजूद है। एआईबी की टीम लगातार पहले दिन से ही जांच घटनास्थल पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस बीच कई टीमें मौके पर जांच करने के लिए पहुंची। एनआईए, एनएसजी, एटीएस, एएआईबी, ये तमाम टीमें मौके पर जांच करने के लिए पहुंची। अहमदाबाद विमान हादसे में 270 लोगों की मौत हुई। हादसा इतना दर्दनाक और शव इतने विभत्स तरीके से जले हुए थे कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। लिहाजा अब डीएनए का मिलान हो रहा है। 70 घंटे बाद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का डीएनए भी मैच कर गया है। परिवार को शव सौंपे जाने के बाद उनका राजकोट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिस्टम एक्टिव है लेकिन दर्द का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। इस वक्त अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल हादसे का ट्रांजिट पॉइंट बना है, जहां 190 एम्बुलेंस और वाहन को स्टैंड बाय पर रखा गया है। पीड़ित परिवारों से संपर्क बनाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 230 टीमें बनाई गईं। 590 लोगों की एक और टीम है जिसमें गुजरात पुलिस के साथ हॉस्पिटल स्टाफ शामिल है जो शवों को गृहनगर तक पहुंचाने में जुटा है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब परिजनों को शव सौंपे जा रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल के पार्किंग से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे 190 एम्बुलेंस, ये जितने भी एम्बुलेंस आपको नजर आ रहे होंगे, अगर इनकी गिनती करें तो 190 एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा गया है। ये सभी एम्बुलेंस को गुजरात के अलग अलग जिलों से मंगवाया गया है। यानी ये सारे एम्बुलेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, गुजरात के अलग अलग जिलों से मंगवाया गया है। और साथ ही साथ इस एम्बुलेंस की बात करें तो इस एम्बुलेंस में जब शव परिजनों को सौंपे गए हैं, जब परिजन वो शव को लेकर के अपने गृहनगर पहुंचेंगे तो ऐसे में उन शव इस एम्बुलेंस के अंदर गवर्नमेंट ऑफिशियल मौजूद रहेंगे, गुजरात पुलिस के असिस्टेंट्स भी मौजूद रहेंगे, ड्राइवर भी है। तो ऐसे में करीब कुल मिलाकर के 590 टीम जो है वो बनाई गई है जो कि असिस्ट परिवारों को करेगी। डीएनए रिपोर्ट्स के जरिए शव लौटाए जा रहे हैं लेकिन परिवार को जवाब भी चाहिए। सवाल ये नहीं कि हादसा कैसे हुआ, सवाल ये है क्या इससे सीखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज सुबह 5:17 का समय था जब उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में एक बार फिर से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 7 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। सीएम धाम जांच के आदेश भी दे दिए, लेकिन सवाल यही कि आखिर इतने हादसों के बावजूद फिर से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार कैसे हो गया? कौन है इन हादसों का जिम्मेदार? इस रिपोर्ट को देखिए। जून 2025, 7 जून 2025, 17 मई 2025 बार बार हादसे का शिकार
आखिर कौन जिम्मेदार? 30 दिन में तीसरा हादसा। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के पास एक बार हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये लोग आए थे बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए, लेकिन लौटते वक्त गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और हेलीकॉप्टर सवार सभी लोगों की मौत हो गई, जिसमें पायलट भी शामिल है। हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और सभी 7 शव बरामद किए गए। मरने वालों में पायलट राजवीर, बीकेटीसी के कर्मचारी विक्रम रावत भी शामिल है। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घटना के बाद बरामद किए लाशों को पहचानना मुश्किल हो रहा है। लाशों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा लिया गया है। महाराष्ट्र के यवतमाल का रहने वाला पूरा जायसवाल परिवार केदारनाथ धाम पहुंचा था, लेकिन इस हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया। राजकुमार जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल और उनकी 2 साल की बच्ची काशी जायसवाल, तीनों की जिंदगी इस हादसे की भेंट चढ़ गई। हादसा हो गया, लोगों की जान चली गई और प्रशासनिक अधिकारी इस हादसे के लिए खराब मौसम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। केदारनाथ से वापस आते वक्त जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम खराब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया। आर्यन एविएशन कंपनी का हेलीकॉप्टर VT-BKA था, जो कि केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी जा रहा था, लेकिन रास्ते में गौरीकुंड में हादसे का शिकार हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। पर्यटन अधिकारी कह रहे हैं कि खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ है। इस हादसे के बाद एक बार फिर केदारनाथ यात्रा में हेली सेवाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। अगर मौसम खराब था तो हेलीकॉप्टर ने उड़ान क्यों भरी? क्यों मौसम के सही होने का इंतजार नहीं किया गया? उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। हेलीकॉप्टर संचालन के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूरी जांच और उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी लेना जरूरी होगा। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इस हादसे के बाद केदारनाथ धाम में हेली सेवाओं पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और इस हादसे की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को सौंप दी गई है। ये कोई पहला हादसा नहीं था। इससे पहले 7 जून को भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बचा था। गनीमत रही कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित थे। तब भी हेलीकॉप्टर के रखरखाव को लेकर सवाल खड़े हुए थे। पिछले महीने भी 17 मई को केदारनाथ धाम में लैंडिंग के समय हेली एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेली एम्बुलेंस ऋषिकेश एम्स का था। केदारनाथ में एक यात्री को सांस संबंधित गंभीर परेशानी होने पर हेली एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी। तब भी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, जिसमें हेलीकॉप्टर की टेल बोन टूटी थी। यही हाल हर बार केदारनाथ यात्रा के दौरान देखने को मिलता है, जब हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ जाती है और मुश्किल में फंसती है लोगों की जिंदगी। लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हो पाया है और इस तरह के हादसे हो ही रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए मैं आपको बताती हूँ मौत की 4000 सिड्डियां। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी को लेकर लगातार जो परिवार है वो न्याय की मांग कर रहा है। परिजनों ने मांग उठाई है कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट कराया जाए। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा है और इसमें कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस बीच 4000 सिद्धियों का एक नया ट्विस्ट भी सामने आया है। क्या है वो, इस रिपोर्ट में देखिए। सोनम की एक और साजिश बेनकाब। 400 सिड्डियां भी थी सोनम की साजिश का हिस्सा।
इन सीढ़ियों में से खाई में धक्का देना था सोनम का प्लान। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में अब धीरे धीरे सभी राज खुलकर सामने आने लगे हैं। इस बीच रिपब्लिक भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां से ये पूरा मामला सुर्खियों में आया। राजा रघुवंशी की मौत की ये 4000 सीढ़ियां किस तरीके की हैं, उसका अंदाजा आप ये सीढ़ियां देखकर लगा सकते हैं। बिल्कुल खड़ी ये सीढ़ियां हैं, पकड़ने के लिए कोई रेलिंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे पैचेस भी आते हैं जहां पर रेलिंग लगाई गई है। लेकिन ये 4000 सीढ़ियां नीचे उतर कर जाना और 4000 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर आना, उस समय राजा रघुवंशी को इस बात की भनक नहीं थी कि वो ये चट्टानी खड़ी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तो बढ़ रहा है, लेकिन ये उसकी आखिरी चढ़ाई होगी और यहां से उसको उस जगह पर ले जाएगी सोनम जहां पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। लेकिन ये सीढ़ियों के अगल बगल आप देखेंगे कि घना जंगल है, रिज है, झाड़ियां हैं, तमाम चुनौतियों को चूज उसने किया ताकि राजा रघुवंशी को तो ये लग रहा था कि वो हनीमून के लिए एक अच्छी खूबसूरत जगह पर जा रहा है, लेकिन सोनम के जहन में उस समय एक ऐसी साजिश पनप रही थी जिसको उसने बखूबी अंजाम दिया। तीनों किलर्स भी इन सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, पीछे पीछे चढ़ रहे थे। जैसे कि मैं आगे बढ़ रहा हूं, सोनम और राजा रघुवंशी मान लीजिए इस जगह पर खड़े हैं, तो किलर्स की पोजीशनिंग ठीक यहां से 15 सीढ़ी दूर, ताकि एक डिस्टेंस भी मेंटेन रहे क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट है। लेकिन सोनम ने ऐसी साजिश रची जिसका अंजाम क्या हुआ कि राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। और आप इन सीढ़ियों को देखिए, बीच बीच में सीमेंटेड है। हालांकि मैं अभी तकरीबन 15 से 20 सीढ़ियां आपसे बात करते हुए चढ़ा हूं, लेकिन हाफ रहा हूं, मेरी सांसें बढ़ रही हैं। लेकिन 4000 सीढ़ियां सोनम ने राजा को उतरवाई भी और उसके बाद सुबह होते ही चढ़ाई कराना शुरू किया ताकि स्कूटी जो ऊपर खड़ी है उस पर जाया जा सके और उसके बाद उस स्पॉट पर जहां पर राजा की हत्या कर दी गई। लेकिन ये सीढ़ियां आप देखेंगे, अगर मेरे सीपी सिंह दिखा पाए विजय, तो मैं अपना पूरा पंजा भी इन सीढ़ियों पे नहीं रख पा रहा हूं। तो आप समझिए कि एक तो खड़ी सीढ़ियां और ऊपर से छोटे छोटे स्टेप्स और बिल्कुल स्ट्रेट स्टेप्स को लेकर पूरी प्लानिंग सोनम ने रची। इस जगह का चयन इसलिए किया गया ताकि एक खूबसूरत जगह है, आसपास आप वादियां देख रहे हैं। अभी हालांकि मौसम अच्छा है तो आपको चारों तरफ तो ये 4000 सीढ़ियां एक तरफ राजा और सोनम मिलकर चढ़ रहे थे, पीछे से तीनों किलर्स भी इन सीढ़ियों को चढ़ रहे थे। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इस जगह और इन सीढ़ियों के बारे में सोनम को किसने बताया। ये सब कुछ साफ तभी हो पाएगा जब सोनम का फोन मिल पाएगा। इन्हीं खबरों के साथ आपके पसंदीदा शो महाभारत में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH